हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नई कहानी में। दोस्तों, मैं एक छोटे से शहर का साधारण सा लड़का था। मेरा नाम राहुल था। उम्र 28 साल। मैं अपने परिवार के साथ एक पुराने से मोहल्ले में रहता था। मेरे पापा सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे और माँ घर संभालती थी। मेरी एक छोटी बहन रिया भी थी जो कॉलेज में पढ़ती थी। हमारी ज़िंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन सपने बड़े थे। मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, लेकिन नौकरी नहीं लगी। आखिरकार मैंने अपने पापा की मदद से एक छोटी सी किराने की दुकान शुरू कर दी थी। सुबह से शाम तक दुकान पर बैठता, ग्राहकों से बात करता और रात को घर लौटकर थकान उतारता। लेकिन मेरे मन में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। लगता था जैसे ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना बाकी है। उस दिन शाम के करीब 7 बजे दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। मोहल्ले की गलियां भीग रही थीं और हवा में ठंडक घुली हुई थी। तभी एक आदमी तेज़ कदमों से मेरी दुकान की तरफ आया। उसकी उम्र करीब 50 साल के आसपास थी। कपड़े साधारण लेकिन साफ थे। चेहरा परेशान और थका हुआ लग रहा था। उसने मेरे पास आकर पूछा, भाई, क्या तुम्हारे पास थोड़ा समय है? मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने उसे देखा और कहा, हाँ अंकल, बताइए क्या बात है। वह थोड़ा रुक कर बोला, मेरा नाम सुरेश है। मैं इस शहर से करीब 100 किलोमीटर दूर एक गांव से आया हूँ। यहाँ मेरी एक पुरानी प्रॉपर्टी है जिसे मैं बेचना चाहता हूँ, लेकिन कोई मुझे ठीक दाम नहीं दे रहा। आज शाम को एक आदमी से मिलने वाला था, लेकिन वह नहीं आया। अब मुझे रात को यहाँ कहीं ठहरना है, लेकिन मैं इस शहर में नया हूँ। कोई सस्ता और सुरक्षित जगह पता है क्या? मैंने आसपास देखा। बारिश तेज़ हो रही थी। उस वक्त मोहल्ले में ज़्यादातर होटल और लॉज बंद होने लगे थे या महंगे थे। मैंने सोचा कि इस बुजुर्ग आदमी को इस हालत में अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। मैंने कहा, अंकल, इतनी बारिश में बाहर रहना मुश्किल होगा। अगर आप चाहें तो मेरे घर पर रुक सकते हैं। घर छोटा सा है, लेकिन आराम से रह सकते हैं। सुबह मैं आपको अच्छे से प्रॉपर्टी वाले ब्रोकर के पास ले चलूँगा। सुरेश अंकल थोड़ी देर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने धीरे से सिर हिला दिया और बोले, बेटा, अगर तुम्हें कोई परेशानी न हो तो ठीक है। मैं किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहता। मैंने दुकान बंद की, सामान समेटा और उन्हें अपने साथ घर ले आया। घर पहुंचते ही माँ ने हमें देखा और पूछा, राहुल, ये कौन है बेटा? मैंने सब कुछ बताया। माँ ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं। उन्होंने सुरेश अंकल को आराम करने के लिए एक कमरा दे दिया। बहन रिया भी चाय बनाकर लाई। सुरेश अंकल चुपचाप बैठे रहे। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। मैंने उनसे पूछा, अंकल, आप इतनी दूर से अकेले क्यों आए? कोई परिवार नहीं है क्या? उन्होंने लंबी सांस ली और बोले, बेटा, परिवार तो है, लेकिन सब अपनी दुनिया में व्यस्त हैं। मेरी पत्नी गुजर चुकी हैं। बेटा शहर में नौकरी करता है, बहू और पोते के साथ। वे कहते हैं कि गांव की प्रॉपर्टी बेचकर उनके पास चला आओ, लेकिन मुझे लगता है कि वह प्रॉपर्टी मेरी पूरी ज़िंदगी की मेहनत है। उसमें मेरे पुरखों की यादें जुड़ी हैं। मैं उसे सही दाम पर बेचना चाहता हूँ, ताकि कुछ पैसे बचाकर अपनी आखिरी उम्र आराम से गुजार सकूं। रात का खाना खाते समय सुरेश अंकल ने अपनी कहानी और विस्तार से बताई। उन्होंने बताया कि वह गांव में स्कूल टीचर थे, सालों तक बच्चों को पढ़ाया। अब रिटायरमेंट के बाद अकेलापन उन्हें सता रहा था। बेटे ने कई बार फ़ोन पर कहा था कि प्रॉपर्टी बेच दो, लेकिन सुरेश अंकल को डर था कि कहीं बेटा सारा पैसा अपनी ज़रूरतों में न उड़ा दे। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि सुबह हम अच्छे ब्रोकर से मिलेंगे जो सही दाम दिलवा सकेगा। रात को मैं सोने से पहले सोच रहा था कि इस बुजुर्ग की मदद करके शायद मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह रात मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उलझन की शुरुआत बनने वाली है। अगली सुबह मैं सुरेश अंकल को लेकर शहर के मुख्य बाजार गया। वहाँ एक पुराने ब्रोकर रामदास जी का ऑफिस था। रामदास जी ने प्रॉपर्टी के पेपर देखे और बोले, ये जगह अच्छी लोकेशन में है। दाम लगभग 25 लाख के आसपास हो सकता है, लेकिन बाजार में मंदी है, इसलिए जल्दी बेचना मुश्किल होगा। सुरेश अंकल का चेहरा उतर गया। वे बोले, भाई, इतना कम? मैंने सोचा था कम से कम 40 लाख तो मिलेंगे।
रामदास जी ने कंधे उचकाए और कहा, देखिए, मैं कोशिश करूँगा, लेकिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। दिन भर हम कई जगह घूमते रहे। एक दो खरीदार मिले, लेकिन वे बहुत कम दाम दे रहे थे। सुरेश अंकल निराश हो रहे थे। शाम को हम घर लौटे। माँ ने चाय बनाई और हम सब बैठकर बातें करने लगे। तभी अचानक सुरेश अंकल ने कहा, राहुल बेटा, तुम्हारी दुकान अच्छी चल रही है क्या? मैंने हंसकर कहा, चल तो रही है अंकल, लेकिन मुनाफा बहुत कम है। सपने बड़े हैं, लेकिन पैसे कम हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेहनत करो, ईमानदारी से काम करोगे तो भगवान ज़रूर मदद करेंगे। 3-4 दिन ऐसे ही गुजर गए। सुरेश अंकल हमारे घर में ही रुक गए थे। वे माँ की मदद करते, रिया को पुरानी कहानियाँ सुनाते और मुझे बाजार में साथ ले जाते। धीरे धीरे वे परिवार का हिस्सा जैसे बन गए थे। लेकिन एक दिन शाम को जब मैं दुकान से लौटा तो देखा कि घर में कुछ गड़बड़ है। माँ परेशान लग रही थीं। मैंने पूछा, क्या हुआ माँ? माँ ने धीरे से कहा, राहुल, सुरेश अंकल की प्रॉपर्टी के पेपर घर में कहीं नहीं मिल रहे। वे कह रहे हैं कि उन्होंने कल रात तक देखे थे, शायद कहीं रख दिए हों। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। सुरेश अंकल कमरे में बैठे सिर पकड़े हुए थे। उन्होंने कहा, बेटा, वे पेपर बहुत ज़रूरी हैं, बिना उनको बेच नहीं सकता। मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया, लेकिन नहीं मिले। मैंने उन्हें ढांढस बंधाया और कहा, चिंता मत कीजिए अंकल, हम ढूंढ लेंगे, शायद किसी अलमारी में पड़े हों। हम सब ने मिलकर पूरे घर की तलाश शुरू की। हर कोने में देखा, लेकिन पेपर कहीं नहीं मिले। रिया ने कहा, भैया, शायद कोई चोरी कर ले गया हो। यह सुनकर सुरेश अंकल और ज़्यादा घबरा गए। रात को मैं सो नहीं पा रहा था। मन में कई सवाल उठ रहे थे। सुरेश अंकल हमारे घर में मेहमान थे। अगर पेपर गायब हो गए तो क्या वे हमें शक करेंगे? क्या कोई बाहर से आया था, या फिर घर में ही किसी ने? मैंने खुद को झिड़का, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे परिवार में ऐसा कोई नहीं है, लेकिन फिर भी एक अजीब सी बेचैनी मुझे घेर रही थी। अगली सुबह मैंने पुलिस स्टेशन जाने का फ़ैसला किया, लेकिन सुरेश अंकल ने मना कर दिया। बोले, बेटा, पुलिस में रिपोर्ट करने से मामला बढ़ जाएगा। शायद पेपर किसी गलती से कहीं और रख दिए हों। दिन गुजरते गए, लेकिन पेपर नहीं मिले। सुरेश अंकल अब ज़्यादा चुप रहने लगे थे। उनकी नज़रें अक्सर हम सब पर टिक जाती थीं। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, राहुल, तुम्हें कोई ऐसी जगह याद है जहाँ मैंने पेपर निकाले हों? मैंने कहा, नहीं अंकल, लेकिन मैं फिर से ढूंढता हूँ। लेकिन मन में एक संदेह पैदा हो चुका था। क्या मेरी बहन रिया ने कोई शरारत की होगी, या माँ ने कोई गलती कर दी, या फिर कोई पड़ोसी? एक शाम को जब मैं दुकान बंद करके घर आ रहा था, तभी मोहल्ले के एक पुराने पड़ोसी अशोक चाचा मिल गए। उन्होंने मुझे अलग ले जाकर कहा, राहुल बेटा, तुम्हारे घर में जो अंकल रुक रहे हैं ना, उनके बारे में कुछ पता है? मैंने सुना है कि वे अपनी प्रॉपर्टी बेचने आए हैं। लेकिन सुनो, कुछ साल पहले इसी शहर में एक आदमी ने ऐसी ही प्रॉपर्टी के नाम पर कई लोगों को ठगा था। नाम थोड़ा अलग था, लेकिन चेहरा मिलता जुलता लगता है। ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने पूछा, चाचा, क्या आप पक्का कह रहे हैं? अशोक चाचा ने कहा, मैंने खुद देखा था, लेकिन पक्का नहीं, शायद गलती हो, फिर भी सावधान रहना। घर पहुंचकर मैंने सुरेश अंकल से सीधे पूछने का फ़ैसला किया, लेकिन जब मैंने बात शुरू की तो वे बहुत गुस्सा हो गए। बोले, राहुल, तुम भी मुझे शक की नज़र से देख रहे हो? मैं तुम्हारे घर में मेहमान हूँ, तुम्हारी मदद मांग रहा हूँ, और तुम मुझे ठग कह रहे हो? उनकी आवाज़ में दर्द था। मैंने माफ़ी मांगी और कहा, अंकल, गलत फहमी हो गई, मैं बस चिंतित हूँ। लेकिन अब घर का माहौल बदल चुका था। हर कोई एक दूसरे पर शक करने लगा था। माँ रिया से पूछती, रिया मुझसे, और मैं सुरेश अंकल से। 5वें दिन अचानक एक बड़ा झटका लगा। शाम को सुरेश अंकल ने कहा कि वे गांव वापस जा रहे हैं। बोले, बेटा, शायद पेपर खो गए हैं, अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता, मैं बिना पैसे के गांव लौट जाऊंगा। ये सुनकर माँ ने रोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं अंकल, आप ऐसे मत जाइए, हम मदद करेंगे। लेकिन सुरेश अंकल अड़े रहे। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। रात को उन्होंने अपना छोटा सा बैग पैक किया और सुबह की बस पकड़ने का प्लान बनाया। उस रात मैं बहुत देर तक सो नहीं पाया। मन में हज़ारों विचार आ रहे थे। क्या मैंने किसी की मदद करने की कोशिश में अपना परिवार खतरे में डाल दिया? क्या सुरेश अंकल सच में ठग थे, या फिर वे सच बोल रहे थे? सुबह जब मैं उठा
तो देखा कि सुरेश अंकल जा चुके थे। उन्होंने टेबल पर एक चिट्ठी छोड़ी थी। चिट्ठी में लिखा था, प्रिय राहुल बेटा, तुम और तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा है। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी। असल में पेपर कभी गायब नहीं हुए थे, वे मेरे बैग में ही थे। मैंने जानबूझकर यह नाटक रचा था। वजह यह थी कि मैं अपनी असली पहचान छुपाकर तुम्हारे परिवार को परखना चाहता था। असल में मैं तुम्हारा दूर का रिश्तेदार हूँ, तुम्हारी माँ की चचेरी बहन का ससुर हूँ। कई साल पहले परिवार में झगड़ा हो गया था, उसके बाद हम अलग हो गए। मैंने सुना था कि तुम्हारा परिवार बहुत ईमानदार और मददगार है। मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसे आऊँ तो पता चलेगा कि तुम लोग कितने अच्छे हो। मैंने प्रॉपर्टी के पेपर गायब होने का बहाना बनाया ताकि देख सकूं कि तुम लोग कैसे व्यवहार करते हो। तुमने कभी मुझे शक नहीं किया, बल्कि पूरी मदद की। तुम्हारी माँ ने मुझे अपने बेटे की तरह रखा। रिया ने मुझे दादाजी कहा। यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा देना चाहता हूँ। कल मैंने रामदास जी से बात की थी। प्रॉपर्टी बिक गई है और पैसे तुम्हारे नाम ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ये मेरी तरफ से तुम्हारे परिवार के लिए तोहफ़ा है। मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हें डराया, लेकिन यह टेस्ट ज़रूरी था। अब मैं खुशी खुशी गांव लौट रहा हूँ। कभी गांव आना तो ज़रूर मिलना। तुम्हारा सुरेश चाचा। चिट्ठी पढ़कर मेरी आंखें भर आईं। मैंने माँ को दिखाया, माँ भी रो पड़ी। रिया ने कहा, भैया देखा, अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। मैंने सोचा कि मैंने कितना गलत सोचा था। शक ने मुझे अंदर से खोखला कर दिया था, लेकिन सुरेश अंकल की वजह से मुझे एहसास हुआ कि विश्वास और मदद की भावना कितनी बड़ी ताकत है। कुछ दिनों बाद पैसे हमारे अकाउंट में आ गए। मैंने उस पैसे से अपनी दुकान को बड़ा बनाया, एक छोटा सा गोदाम जोड़ा और कुछ नई चीज़ें बेचना शुरू किया। माँ ने कहा, बेटा अब तुम्हारी शादी की बात सोचते हैं। मैंने हंसकर कहा, माँ अब समय है, लेकिन इस बार कोई जल्दबाजी नहीं। रिया भी कॉलेज में अच्छे नंबर लाई और उसे स्कॉलरशिप मिल गई। 1 साल बाद जब मैं गांव गया तो सुरेश अंकल से मिला। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, बेटा तुमने साबित कर दिया कि अच्छे लोग अभी भी हैं। मैंने उन्हें कहा, अंकल आपने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी। शक कभी किसी की मदद नहीं करता, बल्कि ईमानदारी और भरोसा ही रिश्ते बनाता है। दोस्तों, यह कहानी सिखाती है कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो कभी कभी भगवान हमें उससे कहीं ज़्यादा लौटाता है, लेकिन शक और गलतफहमी हमें अंदर से कमज़ोर कर देती है। अगर हम विश्वास रखें, मदद करें और धैर्य रखें तो ज़िंदगी खुद ही सही रास्ता दिखा देती है। राहुल ने सीखा कि मेहमान की इज्जत करना और बिना सोचे मदद करना कितना ज़रूरी है, और सुरेश अंकल ने दिखाया कि सच्ची परीक्षा बिना बताए ली जाती है। अब तुम बताओ, अगर तुम्हारे घर में कोई अजनबी मेहमान आए और कुछ गड़बड़ हो जाए तो तुम क्या करोगे? शक करोगे या भरोसा रखोगे? दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक और शेयर भी करना। कमेंट में बताना कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई घटना हुई है या नहीं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। धन्यवाद। कुल शब्द संख्या लगभग 1850 शब्द।